वो अमावस की काली स्याह रात थी। गैरांग फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहा था। उसके गांव हल्दिया से 4 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ की एक फैक्ट्री में वो चौकीदारी का काम करता था। अक्सर वो 10 बजे काम से घर लौट आता, लेकिन आज दूसरे चौकीदार को लेट हो जाने से उसे घर लौटने में रात के 12 बज गए थे। वो सुनसान सड़क के बीचों बीच धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए तेज कदमों से चल रहा था। अचानक से वो चलते चलते रुक गया। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे अचानक से क्यों रुक गया। उसने ध्यान दिया कि वो गांव के शमशान घाट के बिल्कुल सामने खड़ा था। रोज उसका यहीं से गुजरना होता था और ये पहली बार नहीं था जब उसे घर लौटने में इतनी रात हो गई हो। उसके बाद की ड्यूटी करने वाला चौकीदार बहुत ही निकम्मे किस्म का था। बहुत बार ड्यूटी देर से आता था। कई बार गैरांग इसी रास्ते से रात के 12 बजे के बाद भी घर लौटा था, लेकिन इससे पहले कभी भी उसे ये शमशान इतना डरावना नहीं लगा जितना आज लग रहा था। उसकी नज़रें शमशान के दरवाजे पर टिकी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये रात का अंधेरा उसे अपनी चपेट में लेने को आमादा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने सब बातों को नज़रअंदाज किया और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन 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 है? गैरांग ने डरते डरते अपने कदम बढ़ाए। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे वो अच्छे से जानता था। शिल्पा बेटी, तुम इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की गैरांग के गांव के सरपंच किशोर सिंह की बेटी थी, जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। गैरांग को ये बात खटक रहे थे कि वो इतनी रात गए अकेले गांव से बाहर क्या कर रहे थे। किसी से मिलने आई थी? जब शिल्पा ने कुछ देर जवाब नहीं दिया तो गैरांग ने अपने मन में उपजे शक के हिसाब से सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। शिल्पा गुमसुम सी उसके सामने खड़ी थी। गैरांग को अपना शक सही लग रहा था, लेकिन अभी वो शिल्पा से सवाल जवाब कर उसे डराना नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो इस बारे में सीधे सरपंच से बात करेगा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गैरांग के कहने पर शिल्पा उसके साथ चल पड़ी। वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों सरपंच साहब के घर के सामने पहुंच गए। गैरांग ये देखकर हैरान था कि सरपंच जी का घर भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर से उसे किसी के रोने की आवाज़ आ रहे थे, जिसने उसे और भी असमंजस में डाल दिया। इस बारे में पता करने के लिए वो शिल्पा से सवाल करने के लिए पीछे मुड़ा। शिल्पा बेटी, ये... लेकिन शिल्पा वहाँ पर थी ही नहीं। गैरांग इधर उधर देखने लगा, पर उसे शिल्पा दिखी ही नहीं। लगता है जैसे घर से निकली थी वैसे ही घर में भी चली गई। ये आजकल के बच्चे, इससे पहले कि ये लड़की अपनी शादी से पहले कोई कांड कर बैठे, इसके माँ बाप को बताना होगा। कोई बात नहीं, कल बता दूंगा। आज बहुत रात हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। इतना कहकर गैरांग अपने घर की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर हल्दिया गांव के ही एक घर में दरवाज़ा खटखटाने की हल्की सी आवाज़ से एक महिला की नींद टूट गई। वो जल्दी से उठकर खड़ी होकर बाहर आई तो देखा कि कोई कंबल में लिपटा हुआ अंदर चला रहा था। उसने पास लगे बटन को दबाकर बल्ब जला दिया, जिससे उजाला पूरे आंगन में फैल गया। अचानक से हुई रोशनी से वो कंबल में लिपटा आदमी चौंक उठा और डर से इधर उधर देखने लगा।
गगन, इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? भाभी, वो क्या हुआ गगन? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अपनी भाभी की बात सुनकर गगन के माथे पर छलक आए पसीने को साफ किया और खुद को सामान्य करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, सोहन लाल के घर गया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। उसकी भाभी देवकी गगन के व्यवहार से उलझन में पड़ गई। उसने बल्ब बंद किया ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो। उसने पलट कर देखा तो घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उसे यकीन था कि जब वो गगन से बात कर रहे थे तब तो दरवाज़ा बंद था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उस स्याह अंधेरे में भी किसी की आकृति वो देख पा रहे थे। उसने फिर से बल्ब जलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिजली का बल्ब अपने आप ही जलने बुझने लगा। देवकी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और वह हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगी। कुछ ही पल बाद घर का मेन दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। लाइट बल्ब भी जोर के धमाके के साथ फूट गए और एक बार फिर से पूरा घर अंधेरे के चपेट में चला गया। मगर इतनी आवाज़ों के बाद भी घर का कोई सदस्य नींद से नहीं जागा। देवकी को ये बात खटक रहे थे। वहीं दूसरी ओर गैरांग ने घर पहुंचकर नहा धोकर खाना खाया। उसने एक बात पर ध्यान दिया कि वो जब से आया था तब से उसकी पत्नी कुछ उदास उदास सी थी। सोने जाते समय उसने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है तीजा, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? जी वो मैं आपको बताने ही वाली थी, आज मैं तो क्या पूरा गांव ही शोक में डूबा हुआ है। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या हुआ है। जो बात गैरांग की पत्नी ने बताई उसे सुनकर उसके बाद तो जैसे उसके पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई। उसका पूरा खून ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सरपंच की बेटी ने आज दोपहर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो फिर वो कौन थे जो शमशान घाट के पास मिले थे और जिसे वो सरपंच के घर तक छोड़ आया था। आज भोलाराम का 50 की उम्र में ही देहांत हो गया। वो बहुत सुखी परिवार से थे। गांव के सबसे अमीर घर होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। भोलाराम पहले से ही अमीर बाप की औलाद था, पर सारा धन उसने अपने लिए ही खर्च किया था, यानी कि किसी को मदद के लिए कभी अपने धन का कोई उपयोग नहीं किया था। शमशान के रास्ते भोलाराम की अर्थी जा रहे थे। उसको कंधा दिए उसके 2 लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए हैं। यूं तो कोई भी भोलाराम को पसंद नहीं करता था, पर भोलाराम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने से शायद कोई लाभ हो, ये सोचकर भोलाराम के बेटों को सब लोग सांत्वना दे रहे थे। भोलाराम के दोनों बेटे उसको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का। भोलाराम ने अभी अभी एक गांव वाले से ज़मीन खरीदी थी, या फिर यूं कहो कि छीन ली थी। गरीब गांव वाला बस छोटी सी ज़मीन का मालिक था। वो इतना गरीब था कि वो उसमें खेती करके उपज भी नहीं पा सकता था। भोलाराम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे ज़मीन का वो टुकड़ा भी हड़प लिया था। भोलाराम का रात को ज़मीन हड़पने के बाद ही बहुत ही भयानक सपने आते थे।
वो नींद में ही चिल्लाने लगता था और फिर उठकर बैठ जाता। वो विधुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता था। आखिरी रात को वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया और उसकी मौत हो गई। शमशान गांव से काफ़ी दूर था, जहां तहां राख बिखरी पड़ी थी और अधजली हड्डियां भी दिखाई पड़ती थी। शमशान का आकार काफ़ी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पर ही शमशान बना दिया गया हो। चिता को मुखग्नि देकर भोलाराम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था, जो लोग हंसी हंसी जलाकर उसके कस ले रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था। उसको भगवान पर काफ़ी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वो बड़ा हो गया था, पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आकर समीर और अमित ने नहाया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत से काफ़ी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दे रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा समझकर भोजन करा दिया। भोलाराम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई नहीं बता पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला है, तो कोई कहता था मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा बोलने वाले लोग थे जो बता रहे थे कि भोलाराम को उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिली थी। कुछ दिन शोकमग्न रहने के बाद अमित और समीर कुछ नॉर्मल से हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने के लिए शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने अनुमति दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो कि तकरीबन 60 साल के होने को आए थे, वो घर के काम अभी भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोलाराम का कमरा खोलने को कहा। कमरा 2 दिन से बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोलाराम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर भी सब कुछ रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में काले पत्थर की लगभग 1 फुट लंबी एक मूर्ति पड़ी हुई थी। अमित ने उसका हाथ में लिया और वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी प्रतिमा है। ज़्यादा पुरानी होने की वजह से वो बहुत ही जर्जर हालत में थी। चंदू चाचा को पूछने पर उन्होंने बताया कि भोलाराम ने 1 हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की ज़मीन हड़पी थी, उसी के खेत से ये मूर्ति मिली थी, जो ज़मीन में खुदाई के वक्त निकली थी। ज़मीन शमशान के पास ही थी, या यूं कहें कि शमशान और उस ज़मीन के बीच कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ ही थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वहीं कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोलाराम के कमरे को एक नौकर को रहने को दे दिया गया, जो कि किसी वजह से उस कमरे में बस 2 दिन ही रह पाया। उसके बाद कमरा खाली करके भाग गया। उसको बहुत तेज बुखार आ गया और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पर डर ही नजर आ रहा था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वो अपने कमरे में ये सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काली पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर खोला और उस प्रतिमा को ले जाने के लिए उस कोने की ओर देखा,
पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो मूर्ति वहां से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर मालूम चला कि किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं था। अमित ने पूरे घर में देखा, घर के आसपास भी छान मारा, पर वो मूर्ति कहीं नहीं थी। वो शाम को पूजा के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यूँ तो शाम को दरवाज़ा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ भी नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक कर दिया होगा। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वो बाहर ही सोफे पर लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, रात को वही स्वप्न आपको आता है। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोच रहा था। उसने सपने में देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वो उठकर देखता है तो वो वहीं शमशान वाली ज़मीन पर लेटा पड़ा था। वहाँ आसपास कोई नहीं था, मगर तभी अचानक से वहाँ पर उसके पिता भोला राम आ पहुँचे। मगर वो जैसे अमित को देख ही नहीं पा रहे थे। भोला राम उस किसान जिसकी वो ज़मीन थी, उस छोटे से किसान से बहस कर रहे थे और फिर उन्होंने बहस के दौरान ही उसकी ज़मीन हड़प ली। जिसके बाद वो किसान रोता बिलखता रहा, मगर भोला राम पर जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भोला राम वहाँ से अपने घर आ गए। जिसके बाद अचानक ही वो जैसे रात के वक्त में पहुँच गया। अमित ने देखा तो वहाँ पर आसपास रात का माहौल था। तभी अचानक से उस किसान की पत्नी वहाँ आ पहुँची। उस किसान की पत्नी ने थोड़ा सा खेत को खोदा और फिर उसके नीचे अपने साड़ी के पल्लू से निकाला वही मूर्ति जिसे अमित ने अपने पिताजी के कमरे में देखा था। किसान की पत्नी ने उस मूर्ति को खेत के नीचे ज़मीन में दफना दिया और फिर वहाँ से अपने घर चली गई। जिसके बाद अमित ने अचानक से देखा कि फिर वक्त बदल चुका है और अब फिर से दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। अमित के पिताजी भोला राम खेत की खुदाई करवा रहे हैं। तभी उन्हें वो मूर्ति मिलती है और फिर वो उस मूर्ति को देखकर जैसे उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर ले जाने की ठानी। तभी फिर से वक्त बदला। इस बार अमित अपने ही घर पर अपने पिताजी यानी कि भोला राम के कमरे में था। वो मूर्ति भोला राम के सिरहाने रखी पड़ी थी और भोला राम नींद में था। तभी अचानक ही वो मूर्ति एकदम से बड़ी होने लगी। अमित ये सब अपनी आँखों से देख रहा था। वो मूर्ति बड़ी होते होते अचानक से एक दानव के रूप में आ गई और उसने एकदम से भोला राम का गला दबा दिया। भोला राम अपनी आँख खोला और फिर उस दानव को देखकर जैसे एकदम से छटपटाने लगा। भोला राम चीखना चाहता था, मगर शायद तब तक उसे दिल का दौरा पड़ना शुरू हो चुका था। वो चीख नहीं पा रहा था और वो दानव वो भोला राम का गला अभी भी दबाए हुए था। तभी एकदम से भोला राम ने दम तोड़ दिया। अमित ये सब देखकर पूरा मामला समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि ये सब किसका किया धरा है। तभी एकदम से अमित की आंख खुली तो उसने खुद को घर के बाहर सोफे पर लेटा हुआ पाया। उसने उठकर आसपास देखा तो शाम से अब रात हो चुकी थी, मगर वो मूर्ति, वो काली सी मूर्ति जिसे अमित आज दिन भर अपने घर पर खोजता रहा और उसे नहीं मिली, वो अब अमित के सिरहाने रखी पड़ी थी। अमित जानता था उस मूर्ति का राज। वो समझ गया था कि ये मूर्ति ही है जिसने उसके पिताजी को मारा था।
अगली सुबह अमित उस मूर्ति को लेकर सीधे गांव के जाने माने तांत्रिक के पास गया। उसने उसे वो मूर्ति दिखाई। तांत्रिक मूर्ति देखते ही समझ गया, जिसके बाद तांत्रिक ने कहा, ये मूर्ति नहीं है, ये दानव है। इसे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। जिस पर अमित ने कहा, तो बाबा अब इसका क्या उपाय है? इस पर बाबा ने कहा, इसका एक ही उपाय है। इसका जो भी मालिक है, यानी कि जिसने इसे भेजा था तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए, तुम्हें उसके पास जाना होगा और फिर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। वो ही अपना जादू वापस ले सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद अमित वहाँ से सीधे उस गरीब किसान के घर गया। उस किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अमित ने उनको पूरी बात बताई और फिर उनसे झगड़ा करने के बजाय अमित ने उनसे माफ़ी मांगी। पता चला कि वो किसान जिसकी ज़मीन भोला राम ने हड़पी थी, वो तो उसी दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसकी पत्नी ने उसी रात वो काला जादू गुस्से में आकर किया और भोला राम को मारने की ठानी। मगर फिर उसकी पत्नी ने भी अमित से माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसे भी ये सब करके कोई संतुष्टि नहीं मिली। जिसके बाद उसकी पत्नी ने अपना काला जादू वापस कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।